हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू श्याम सर ऑफिशियल। मैं श्याम दिलदारे एक बार फिर आप सभी के सामने। फ्रेंड्स, आज हम कक्षा 12वीं के रसायन शास्त्र का चैप्टर नंबर 10 कवर कर रहे हैं, जिसका नाम है हेलो एल्केन तथा हेलो एरिन्स। तो इस लेसन से आपको 5 अंक के प्रश्न बनने वाले हैं और इस वीडियो में मैं 5 अंक के जो प्रश्न आपको आने वाले एग्ज़ाम में उन पूरे प्रश्न की तैयारी करवाने वाला हूँ फ्रेंड्स, जो कि प्रश्न बैंक में दिए गए हैं और आपके लिए जो इम्पोर्टेंट है। तो आपको वीडियो को अंत तक देखना है फ्रेंड्स, ठीक है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है फ्रेंड्स, ठीक है, और अपने दोस्तों में शेयर करना है। चलिए शुरुआत करते हैं। चलिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया है अपने पास। तृतीयक हैलाइड, द्वितीयक हैलाइड एवं प्राथमिक हैलाइड किस प्रकार की नाभिक प्रतिस्थापन अभिक्रिया देते हैं, स्पष्ट कीजिए। मैं आपको इस पीडीएफ का जो सॉल्यूशन है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, है ना, पीडीएफ की लिंक, तो आप वहां से इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं, ठीक है। लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप समझते हुए चले और याद करते हुए चले, है ना। दूसरा क्वेश्चन बोला है कि निम्नलिखित कार्बनिक हैलोजन यौगिकों की संरचना दीजिए। यहाँ पर कुछ कार्बनिक यौगिक दिए हुए हैं, ठीक है, इनकी हमको संरचना बताना है फ्रेंड्स, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन जो है अपना, क्लोरीन यद्यपि इलेक्ट्रॉन अपचायक समूह है, फिर भी यह एरोमेटिक इलेक्ट्रॉन रहित प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं में आर्थो तथा पेरा निर्देशक है, क्यों, इसका आंसर बताना है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड का। फोर्थ, एकान्विक नाभिक रागी प्रतिस्थापन व द्विआन्विक नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया को समझिए। फ्रेंड्स, देखा जाए तो जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है और क्वेश्चन नंबर 4 है, दोनों सेम प्रश्न है, ठीक है, लेकिन सब एकदम थोड़ा सा डिफरेंट है। वहाँ पर एल्केल हैलाइड के बारे में बताना है, ठीक है, मतलब तृतीयक हैलाइड, द्वितीयक हैलाइड और प्राथमिक हैलाइड तीनों के बारे में बताना है। और यहाँ पर किसके लिए बताना है अपने को, केवल SN1 और SN2 अभिक्रिया किसे कहते हैं उनको बताना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर जो 5वां है, क्लोरोबेंजीन से निम्नलिखित अभिक्रियाओं के केवल रासायनिक समीकरण दीजिए। तो 5वें में 4 अभिक्रिया दी गई है ना, इनका केवल और केवल हमको रासायनिक समीकरण देना है। पहला हेलोजनीकरण का, नाइट्रोजनीकरण का, सल्फोनीकरण का और फ्रीडल क्रॉफ्ट अभिक्रिया का, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए देखते हैं, हम स्टार्ट करते हैं पहला प्रश्न से, है ना। चलो, पहला प्रश्न कहता है तृतीयक हैलाइड, द्वितीयक हैलाइड एवं प्राथमिक हैलाइड किस प्रकार के नाभिक प्रतिस्थापन अभिक्रिया देते हैं, स्पष्ट करिए। सबसे पहले तो प्रश्न को समझना है फ्रेंड्स अपने को। तो सबसे यहाँ जो पहली बात दिया है तृतीयक हैलाइड, आपको ये पता होना चाहिए तृतीयक हैलाइड किसे कहते हैं, द्वितीयक हैलाइड क्या है और प्राथमिक हैलाइड क्या है, जिसे हम 3 डिग्री हैलाइड, 2 डिग्री हैलाइड और 1 डिग्री हैलाइड कहते हैं, ठीक है। यदि मैं प्राथमिक हैलाइड की बात करूं तो हम ये कह सकते हैं कि यदि एक एल्किल समूह जुड़ा हुआ है, ठीक है, तो इसे हम क्या कहते हैं, प्राथमिक हैलाइड, ठीक है। ये हेलोजन परमाणु हो गया और एक एल्किल समूह, तो ये प्राथमिक हैलाइड हो गया, ठीक है। द्वितीयक हैलाइड की बात करते हैं तो 2 एल्किल समूह जुड़े रहेंगे फ्रेंड्स, ठीक है, 2 एल्किल समूह जुड़े रहेंगे और एक हेलोजन, तो ये द्वितीयक हैलाइड हो गया। अब बात करते हैं तृतीयक हैलाइड की। तृतीयक हैलाइड क्या होता है, 3 एल्किल समूह, आर आर आर, ये इसको हम एल्किल समूह कहते हैं, और इसके साथ में कितने जुड़े हो, 3 जुड़े हो, हेलोजन जुड़ा हो, हैलाइड जुड़ा हो, तो इसे हम तृतीयक एल्किल हैलाइड कहते हैं। बात आ गई होगी सबको समझ में। ये हो गया 3 डिग्री, ये हो गया 1 डिग्री और ये हो गया 2 डिग्री, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए, अब इतनी बात तो आपको समझ में आ गई है। अब हम शुरुआत करते हैं कि नाभिक प्रतिस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं, है ना, नाभिक प्रतिस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो देखिए, नाभिक प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या होती है कि कार्बनिक यौगिक के किसी परमाणु या नाभिक स्नेही या अन्य नाभिक स्नेही समूह के द्वारा प्रतिस्थापन नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन कहलाता है। नाम से स्पष्ट है कि कार्बनिक यौगिक के किसी परमाणु या नाभिक स्नेही का, है ना, अन्य नाभिक स्नेही समूह द्वारा, अन्य नाभिक स्नेही समूह बहुत सारे होते हैं, जैसे अपने पास OH- आयन हो गया, ठीक है, और भी बहुत सारे हैं, लेकिन हम यहाँ पर OH- आयन का ही यूज़ करेंगे, जिसको हम न्यूक्लियोफाइक समूह भी कहते हैं, ठीक है। प्रतिस्थापन नाभिक प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। देखिए, अब यहाँ पर आती है, यह 2 प्रकार की होती है, एक होता है SN1 और दूसरा होता है SN2, जिसको हम एक अणु क्रियाविधि एक अणुक भी कहते हैं और उसे हम द्विअणुक भी कहते हैं, ठीक है। तो एक अणुक में क्या होता है, यह क्रिया 2 चरणों में पूर्ण होती है। आपको याद करते हुए चलना है फ्रेंड्स, कितने चरणों में होती है, 2 चरणों में। पहले पद में एल्किल हैलाइड बंध का विदलन होता है और कार्बोकेटायन बनता है। अभी मैं आपको नीचे में समझाऊंगा कि किस प्रकार से कार्बोकेटायन का निर्माण होता है, ठीक है। और यह क्रिया मंद गति से होती है,
द्वितीय पद में कार्बोकेटायन न्यूक्लियोफिलिक अभिकर्मक को शीघ्रता से क्रिया करके उत्पाद बना लेता है और अभिक्रिया की दर प्रारंभिक पद पर निर्भर करती है और इस पद पर संक्रमण अवस्था में केवल एक अणु भाग लेता है। इस कारण इसे हम एक अणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, तो देखिए अब मैं यहाँ पर एक उदाहरण के माध्यम से मैंने जैसे आपको बताया कि दो पद में संपन्न होती है। पहला पद में क्या होता है कि जो एल्किल हैलाइड होता है ये विषम विदलन होता है मंद गति से, है ना, और एक ही अणुक भाग ले रहा है, इसलिए हम इसको एक अणुक नाभिक स्नेही अभिकर्मक कहते हैं। ठीक है, RX इसका विदलन हो रहा है और ये होता है मंद गति से। और किसका निर्माण होता है? कार्बोकेटायन का निर्माण होता है। कार्बोकेटायन मतलब R+ बन गया और X क्या बन गया? माइनस। ठीक है, तो ये कार्बोकेटायन का निर्माण हो गया। अब जो कार्बोकेटायन है, अब देखो दूसरे पद में क्या होता है, ये कार्बोकेटायन क्या काम करता है, कोई भी न्यूक्लिक अभिकर्मक जैसे OH- आयन से अभिक्रिया करता है। पहले मंद गति से संपन्न होती है, फिर तीव्र गति से, और किसका निर्माण कर लेता है? उत्पाद का निर्माण कर लेता है। ठीक है फ्रेंड, बात आ गई समझ में। तो मैंने इस R के जगह कोई भी मेथिल समूह ले लिया और X के जगह कोई भी हेलोजन परमाणु जैसे क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्ट्रोजन जो भी हो। ठीक है, तो देखिए है ना, इसमें बात आ गई आपको समझ में कि विदलन हुआ और विदलन के द्वारा किसका निर्माण हुआ? कार्बोकेटायन का निर्माण हुआ। यह अभिक्रिया दो पद में संपन्न होती है। पहले पद में अभिक्रिया तीव्र मंद गति से संपन्न होती है और दूसरे पद में अभिक्रिया कैसी होती है? तीव्र गति से संपन्न होती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आशा करता हूँ SN1 आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन फ्रेंड्स हमको क्वेश्चन क्या बोला है? एल्किल हैलाइड में, तो आपको एल्किल हैलाइड में बताना है कि अभिक्रिया की क्रियाशीलता का क्रम क्या होता है। तो देखो जब SN1, इसमें आपको सिर्फ इतना सा लिखना है, SN1 अभिक्रिया में जो एल्किल हैलाइड की क्रियाशीलता का जो क्रम होता है, ये सबसे पहले 3 डिग्री में, फिर क्या में 2 डिग्री में, और फिर होता है 1 डिग्री में। ठीक है, बात आ गई समझ में। ठीक है, और जैसे मान के चलो अब SN2 अब आगे आपको बताने वाला हूँ। तो SN2 में क्या होगा? SN2 में सबसे पहले होगा 1 डिग्री, फिर होगा आपका 2 डिग्री और फिर होगा 3 डिग्री। ठीक है, चलो SN2 किसे कहते हैं? चलो आप आगे बढ़ते हैं SN2 के बारे में। SN2 जिसको हम द्विअणुक क्रियाविधि भी कहते हैं, इस विधि में नाभिक प्रतिस्थापन अभिक्रिया एक ही पद में संपन्न होती है। कितने पद में? एक ही पद में संपन्न होती है, जिसके फलस्वरूप एक संक्रमण अवस्था की संरचना बनती है। इससे हम ये जो अवस्था बनी इसको हम संक्रमण अवस्था कहते हैं ना, संक्रमण अवस्था बनाती है, जो शीघ्र ही अल्कोहल में परिवर्तित हो जाती है और हैलाइड आयन मुक्त होते हैं। तो देखिए इसमें क्या हो गया? RX हो गया, है ना, ये किसी भी नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन के साथ अभिक्रिया करेगा तो क्या काम करेगा? ये X को छोड़ेगा और OH को जोड़ेगा। ठीक है, X को देखो इसने इधर X को छोड़ दिया और OH नाभिक स्नेही अभिकर्मक को जोड़ दिया, तो इस प्रकार से ROH का निर्माण हो गया और क्या बन गया? ये X- बाहर निकल गया। ठीक है, तो ये जो बीच वाली अवस्था होती है इसे हम संक्रमण अवस्था कहते हैं। अब देखो इस अभिक्रिया में दो अणु भाग लेकर संक्रमण अवस्था का निर्माण करते हैं। दो अणु कौन कौन से? एक OH और एक RX, दो अणु हो गए। तो इस प्रकार इसे हम क्या कहते हैं कि ये इसे हम द्विअणुक नाभिक स्नेही अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ठीक, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब मैंने बताया था कि क्या बेसिक अंतर क्या है, कि आपको क्या बताना है? हैलाइड में क्रियाशीलता का क्रम। तो हैलाइड में क्रियाशीलता का क्रम SN2 में क्या होता है? सबसे पहले 1 डिग्री होता है, फिर 2 डिग्री होता है, फिर 3 डिग्री होता है। ठीक है, चलो ठीक है फ्रेंड्स, तो आशा करता हूँ कि आपको यहाँ तक ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलो हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में। निम्नलिखित कार्बनिक हैलोजन यौगिकों की संरचना दीजिए। देखो फ्रेंड्स, आपको यदि दो प्रकार से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। पहला प्रश्न ये, यदि कार्बनिक यौगिक दिया है तो उसका नाम लिखने, और नहीं दिया है मतलब नाम दिया है तो उसके आपको संरचना सूत्र बनाने आ सकता है। तो दोनों ही बहुत ज़्यादा इजी है। आपने कक्षा 11वीं में भी बहुत इसको अच्छे से पढ़ा होगा, तो वहाँ से भी बहुत अच्छी इसमें हेल्प मिलती है। जैसे यहाँ पर दिया है कि 2-chloro-3-methyl पेंटेन। सबसे पहले तो देख लीजिए कि अपने को क्या बताना है? पेंटेन बनाना है। पेंटेन बोले तो 5 कार्बन परमाणु, है ना, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन परमाणु। अब दूसरे पे क्या जोड़ना है अपने को? क्लोरो जोड़ना है। तो यहाँ पे हमने देखो अंकन करेंगे 1 2 3 4 5। ठीक है फ्रेंड्स, तो 2 पे हमने क्लोरो जोड़ दिया तो 2 क्लोरो,
3 मेथिल, 3 पे मेथिल जोड़ दिया तो 3 मेथिल, और उसके बाद आ गया अपना पेंटेन, है ना, एन है। इसका मतलब ये कि टोटल क्या रहेंगे, सिंगल बॉन्ड रहेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, इतनी बात समझ में आ गई। और यहाँ पे सभी कार्बन परमाणु की अपने को क्या करते हुए चलना है, संयोजकता पूर्ण करते हुए चलना है। जो कार्बन परमाणु होते हैं चतुसंयोजकता पूर्ण करते हैं। ठीक है, तो चारों संयोजकता पूर्ण करते हुए चलना है। ठीक है फ्रेंड्स, चलो दूसरा जो क्वेश्चन है, दूसरा है पैरा ब्रोमो क्लोरोबेंजीन। पैरा ब्रोमो, देखो यदि मैं बेंजीन रिंग की बात करता हूँ तो बेंजीन रिंग में कितनी स्थिति होती है, ये बेंजीन रिंग हो गया फ्रेंड्स, इसमें होती है 3 स्थिति, है ना। ये आर्थो हो गया, ये मेटा हो गया, और ये क्या हो गया, पैरा। ठीक इसी प्रकार ये आर्थो, ये मेटा, है ना, और ये जो है आपका पैरा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। तो आपको क्या बोला है, पैरा ब्रोमो, पैरा में ब्रोमो जोड़ दिया हमने, पैरा ब्रोमो। क्लोरोबेंजीन, तो ये क्लोरो, और ये टोटल आ गया आपका बेंजीन। आगे बात फ्रेंड समझ में आपको। ठीक है, ये दूसरा भी हमने संरचना सूत्र बना लिए। थर्ड की बात करते हैं, 1 क्लोरो 4 एथिल साइक्लोहेक्सेन। अब देखो फ्रेंड्स, साइक्लो बोला है, साइक्लो बोले तो बंध संरचना, ये जो होता है आपका साइक्लो होता है। ठीक है, ये साइक्लो हो गया। लेकिन यदि यहाँ पर ऐसी बात आ जाए तो इसे हम बेंजीन कहते हैं। ठीक है, ये हो गया साइक्लो। देखिए हमने यहाँ बीच में कुछ लगाया है क्या, नहीं लगाया। ठीक है, इसलिए हम इसको साइक्लो कहेंगे। तो क्या बोला है, 1 क्लोरो। तो देखिए इसमें भी अब मार्किंग करते हैं, तो मार्किंग किस प्रकार से करते हैं, 1 2 3 4 5 6। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखो क्या बोला है, 1 क्लोरो, तो 1 पे हमने क्लोरो जोड़ दिया, 4 एथिल साइक्लोहेक्सेन, 4 पे चौथे कार्बन परमाणु पे हमने एथिल जोड़ दिया, तो 4 एथिल। अब साइक्लोहेक्सेन, साइक्लो और हेक्सेन 6 है, इसलिए हेक्सेन और साइक्लो का हमने चित्र बना दिया। ठीक है, चलो ये थर्ड भी कंप्लीट हो गया अपना। अब फोर्थ की बात करते हैं। फोर्थ में क्या लिखा है कि 2 ब्रोमो ब्यूटेन। देखो मैंने आपको यहाँ पर इसकी संरचना नहीं बताया हूँ फ्रेंड। ठीक है, आपको इसकी संरचना बताना है। ठीक है, 1 मिनट रुकिएगा। आपको यहाँ पर इसकी संरचना बताना है ना। और देखो चलो मैं ही बता देता हूँ किस प्रकार से इसकी संरचना बनेगी। 2 ब्रोमो ब्यूटेन। अब ब्यूटेन है, इसका मतलब कितने कार्बन परमाणु होने चाहिए, 4 कार्बन परमाणु होने चाहिए। तो सबसे पहले तो आप 4 कार्बन परमाणु बना लो, 1 2 3 4 कार्बन परमाणु बन ले। अब क्या बोला आपको, 2 ब्रोमो, दूसरे पे क्या जोड़ना है आपको, ब्रोमीन जोड़ना है, 2 ब्रोमो। ठीक है, अब ब्यूटेन 4 कार्बन परमाणु 2 ब्रोमो हो गया। अब लेकिन आपको क्या काम करना है, अब कार्बन की चतुसंयोजकता को पूर्ण करते हुए चलना है। जैसे हमने अब यहाँ पे कार्बन की चतुसंयोजकता को पूर्ण करते हुए चलते हैं। अब यहाँ देखिए फ्रेंड्स, यहाँ आएगा आपका CH3, क्योंकि ये 3 है ना, 3 और 1 4 कार्बन परमाणु हो गया। अब यहाँ पे देखिए 1 2 3। ठीक है, अब मतलब हमको यहाँ पर अब और एक की ज़रूरत पड़ रही, तो ये CH हो गया, तो ये कार्बन की चतुसंयोजकता पूर्ण हो गई। अब यहाँ पर 1 2 तो 2 लगेंगे, तो यहाँ फिर CH2। ठीक है, अब यहाँ पर CH3, 4 3 और 1 4। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस प्रकार ये हो गया 2 ब्रोमो ब्यूटेन। अब पांचवा प्रश्न बोलता है 1,4 डाई ब्रोमो ब्यूट 2N। तो देखो इसको समझो फ्रेंड ध्यान से, है ना। 1,4 डाई ब्रोमो, पहले पे भी और चौथे पे भी, दोनों पे क्या आना चाहिए, ब्रोमीन परमाणु आना चाहिए। और डाई क्योंकि 2 है इसलिए डाई लगाएंगे। ब्रोमो, दोनों पे ब्रोमीन परमाणु। ब्यूट है तो 4 कार्बन परमाणु। 2N, 2 का मतलब दूसरे कार्बन परमाणु पे डबल बॉन्ड। इन, ये चीज़ तो आपने पढ़ा होगा, एन है ना, एल्केन और एल्केन। एल्केन सिंगल बॉन्ड वाले होते हैं, एल्केन डबल बॉन्ड वाले होते हैं, और एल्केन ट्रिपल बॉन्ड वाले होते हैं। ठीक है, तो हमको क्या दिया है, इन दिया है, मतलब ये कौन से बॉन्ड वाले हो गए, डबल बॉन्ड वाले हो गए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर 1 2 3 4, 1,4 डाई ब्रोमो ब्यूट 2N। ठीक है, बन गया 2N, ये भी लिख लिया हमने। चलो ये पांचों संरचना हमको कंप्लीट हो गई। चलो नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3, है ना। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है क्लोरीन यद्यपि इलेक्ट्रॉन चेक समूह है फिर भी यह
एरोमेटिक इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया से आर्थो तथा पेरा निर्देशक है, क्यों? तो ये होता है प्रेरणिक प्रभाव और अनुनाद के कारण। ठीक है फ्रेंड्स, जो कि आपने कक्षा 11वीं में पढ़ा है, प्रेरणिक प्रभाव और अनुनाद। तो आप इसको अनुनाद और प्रेरणिक प्रभाव के माध्यम से इस क्वेश्चन को आप हल कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर आपको बता दिया है। देखो, अनुनाद के कारण क्लोरीन इलेक्ट्रॉन स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया में बने मध्यवर्ती कार्बोकेटायन अस्थायित्व प्रदान करता है और अनुनाद के द्वारा हेलोजन कार्बोकेटायन को स्थायित्व प्रदान करने का प्रयास करती है तथा ये प्रभाव आर्थो तथा पेरा स्थिति पर अधिक प्रबल होता है। दोनों कारण बताना है। दोनों कारण में ये बताना है कि क्लोरीन इलेक्ट्रॉन स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया में बने मध्यवर्ती कार्बोकेटायन अस्थायित्व प्रदान करता है और अनुनाद के कारण कार्बोकेटायन को स्थायित्व प्रदान करता है। ठीक है, तो इस कारण क्या होता है कि इस कारण से आर्थो तथा पेरा निर्देशक होते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में। क्लोरोबेंजीन की निम्नलिखित अभिक्रिया के केवल समीकरण लिखिए। केवल आपको समीकरण लिखकर बताना है ना कि क्या मतलब हेलोजनीकरण करने पर क्या होता है, ब्रोमोनीकरण करने पर क्या होता है। ठीक है, अब जो आपको क्वेश्चन में पूछेगा उसके अकॉर्डिंग आपको बताना पड़ेगा। फ्रीडल क्रॉफ्ट अभिक्रिया किसे कहते हैं, है ना। ये 3-4 प्रश्न हैं यहाँ पर, हेलोजनीकरण, सल्फोनीकरण और नाइट्रीकरण। ठीक है, चलो देखते क्या होता है फ्रेंड्स, है ना। आगे देखो, हमको किसके साथ बताना है, क्लोरोबेंजीन के साथ। तो हमको क्लोरोबेंजीन तो एक यौगिक लेना ही पड़ेगा। ठीक है, सबसे पहला है हेलोजनीकरण। तो फ्रेंड्स, हेलोजनीकरण का थोड़ा नीचे आ गया है, तो यहाँ पर देख लीजिएगा हेलोजनीकरण में क्या हुआ है। हेलोजनीकरण मतलब इसकी अभिक्रिया किसी न किसी हेलोजन तत्व से करना है। हेलोजन परमाणु कौन कौन से होते हैं, क्लोरीन होता है, ब्रोमीन होता है, आयोडीन होता है, एस्टेटिन होता है। ठीक है, तो हमने क्लोरीन से लिया है ना, क्लोरीन से लिया तो क्या बनता है, आर्थो क्लोरो और पेरा क्लोरोबेंजीन। ठीक है, एक आर्थो हो गया और दूसरा क्या हो गया, पेरा क्लोरो, दोनों बेंजीन बनता है। ठीक है, पहले पद में। अब दूसरी बात, हेलोजनीकरण यहाँ पर कंप्लीट हो गया। दूसरा होता है आपका नाइट्रीकरण। तो नाइट्रीकरण नाइट्रोजनीकरण नाम से स्पष्ट है। नाइट्रोजनीकरण मतलब HNO3 के साथ में हम अभिक्रिया करेंगे। किसके साथ में अभिक्रिया कराएंगे, HNO3। ठीक है फ्रेंड्स, देखो, तो जब हम HNO3 के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो क्या बनता है, आर्थो नाइट्रोक्लोरोबेंजीन बनता है। आर्थो स्थिति पे एक नाइट्रोक्लोरोबेंजीन आ जाएगा और फिर पेरा स्थिति पे आ जाएगा। ठीक है, जैसे वहाँ पर भी देखा था हमने आर्थो और पेरा, तो यहाँ पर भी आर्थो में पेरा दोनों सेम है फ्रेंड्स, कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, चलो थर्ड बात करते हैं। थर्ड, सल्फोनीकरण। सल्फोनीकरण का मतलब होता है फ्रेंड कि H2SO4 के साथ अभिक्रिया। जब हम क्लोरोबेंजीन की सांद्र HNO3 की उपस्थिति में सल्फोनीकरण करते हैं H2SO4 के द्वारा, तो क्या बनता है, आर्थो क्लोरो सल्फोनिक एसिड बनता है और साथ में क्या बनता है, पेरा क्लोरो सल्फोनिक एसिड। तो हमने तीनों कंडीशन देखा कि तीनों में आर्थो और पेरा स्थिति आती है, तो आपको बस कुछ नहीं, आर्थो और पेरा स्थिति पे ही अपने को यौगिक का निर्माण करना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये सल्फोनीकरण हो गया। अब आपका जो लास्ट प्रश्न बचा है, ये फ्रीडल क्रॉफ्ट अभिक्रिया पूछा है। ठीक है, तो फ्रीडल क्रॉफ्ट अभिक्रिया कई बार एग्जाम में पूछी गई है फ्रेंड्स, तो आपको इसको बहुत अच्छे से याद करना है। ठीक है, और इसको इस बार भी आने के बहुत अच्छे चांस है। ठीक है, चलो देखिएगा, फ्रीडल क्रॉफ्ट अभिक्रिया, जब एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया बेंजीन के साथ निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में कराई जाती है तो एल्किल बेंजीन प्राप्त होता है। देखिए, ये बेंजीन है। ठीक है, बेंजीन के साथ निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में किसकी अभिक्रिया कराई जाती है, एल्किल हैलाइड। एल्किल हैलाइड हम इसको RX से भी लिख सकते थे या फिर हम इसको मेथिल क्लोराइड भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो मेथिल बेंजीन जिसको हम टॉल्यूइन कहते हैं, एक टॉल्यूइन प्राप्त होता है और साथ में क्या प्राप्त होता है, HCl। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हमारा इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन था। ठीक है फ्रेंड्स, तो आशा करता हूँ कि आपको वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आपको क्या काम करना है, इसको बार बार याद करना है ना। याद करने से आपको सारी चीज़ें जो हैं, यदि आप किसी चीज़ को बार बार पढ़ोगे तो वो ऑटोमेटिकली अपने माइंड में सेट होती हुई चलती है। ठीक है फ्रेंड्स, और यदि मान के चलो कि और ऐसा कोई प्रश्न है जो आपको नहीं आता है समझ में और आपको लगता है कि मुझे आप मुझसे पूछना चाहते हैं, तो आप उसको कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं उसका सॉल्यूशन, वीडियो सॉल्यूशन बना के आपको प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू वॉचिंग फॉर वीडियो। आप इसी तरीके से हमारे साथ बने रहें।